सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की। आपको याद होगा हमने लास्ट वीडियो में जुडिशली के बारे में बात की थी कि जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन किस तरह रहती है, कि स्टेट में कैसी रहती है, डिस्ट्रिक्ट में कैसी रहती है, विलेजेस या ब्लॉक्स में कैसी रहती है। उसके साथ साथ नेशनल लेवल पे आप ये कह सकते हैं कि जैसे सेंटर में गवर्नमेंट है तो उस तरह से सेंटर में जो सुप्रीम कोर्ट है उसका क्या रोल रहता है। हमने उसमें एक बेसिकली हायरार्की की बात की थी, आप सबको याद होगा। अंडरस्टूड। तो आज जो हम बात करेंगे उसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट होगी, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होगी, विलेज की न्याय पंचायत हो चुकी हैं जितनी भी हैं। तो उसमें से जो हमारा मेन टॉपिक आज क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट। अंडरस्टूड। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट हमारा आर्टिकल जो PA++ टर्म रहती है, PA++, उसमें P जो रहता है पार्ट रहता है 5 और आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल रहता है 124 से 147। अंडरस्टूड। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन में सुप्रीम कोर्ट जो है हमारी सुप्रीम है जुडिशरी में। ओके। तो सुप्रीम कोर्ट हमारी जुडिशरी में एक सुप्रीम पावर है, दैट मींस वो सिंगल ऑर्गेनाइजेशन है। उसके नीचे बाइफरकेशन हुई है पावर्स की। अगर ये सुप्रीम कोर्ट की बात करूं तो स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सब्जेक्ट वाइज या केसेस वाइज स्ट्रेटिफिकेशन होगा, बट सुप्रीम पावर सुप्रीम कोर्ट है। अलाइक यूएसए में स्टेट के सब्जेक्ट और फेडरल के लिए अलग अलग जुडिशरीज है। अंडरस्टूड। तो अलाइक यूएसए हमारे यहाँ पे सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के बाद सुप्रीम कोर्ट नाम मिला है। उससे पहले नाम क्या था, ब्रिटिश प्राइवी काउंसिल। ओके। इसके बाद आपका नाम पड़ा है सुप्रीम कोर्ट। और आज की बात करूं तो आज के में सुप्रीम कोर्ट हमारी सुप्रीम पावर है, जिसके नीचे डिवाइड होती है पावर हाई कोर्ट की, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की एंड पंचायत की। ये आप सबको याद होगा हमारे लास्ट लेक्चर में। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन में तो हमारा ये पार्ट आ गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नाम मिला है और यूएसए की तरह हमारा सिस्टम जुडिशरी का नहीं है, हमारे यहाँ पे सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट है। ओके। अभी बात करें ऑर्गेनाइजेशन की, तो ऑर्गेनाइजेशन में जैसे पार्ट 5 आर्टिकल 124 टू 147 ये ने बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया है सुप्रीम कोर्ट को। वो क्या बताता है कि ये पावर्स क्या रहेंगी, ऑर्गेनाइजेशन क्या रहेगी, कितने नंबर ऑफ जजेस रहेंगे, उनका रोल क्या रहेगा, अपॉइंटमेंट कैसी रहेगी, रिमूवल कैसा रहेगा, बेसिकली पार्ट यही बताता है। तो इस चीज ने बता दिया इनके बारे में। अब आज की बात करें तो एट प्रेजेंट 31 नंबर ऑफ जजेस हैं, जिसमें एक चीफ जस्टिस है और 30 हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक ही है, जिसे हम रिवर्स CJI नाम से भी डिनोट करते हैं, आपने हर जगह सुना होगा। और करंट में जो CJI है हमारे वो है जस्टिस UU ललित। नाम जरूर याद रखने, जस्टिस UU ललित हमारे करंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। और जो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो थे H.J. कानिया। मिस्टर H.J. कानिया जो थे फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और जो करंट में है वो है जस्टिस UU ललित। अब बेसिकली अगर आप ये वीडियो 2 साल बाद देखें तो ये नाम चेंज हो जाएगा, ये फिर भी सेम रहेगा। अंडरस्टूड। तो प्लीज जब भी ऐसी वीडियो देखें टाइम जरूर देख लें कि वो कब की है। कहीं ये ना हो कि आपने 2 साल पहले वाली वीडियो कोई देखी, उसमें किसने नाम बताया CJI आज के यहाँ, वो आप वहां पे ऑप्शन और वो टिक कर दो। तो ऐसा नहीं है, ये आज में ये है जस्टिस UU ललित, में भी चेंज हो जाए आने वाले टाइम में 6 महीने में। ओके। तो आज के लिए जस्टिस UU ललित हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। बात करेंगे हम क्वालिफिकेशन की सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए, कि सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। क्वालिफिकेशन आप सबको याद होगा, हमने सरपंच के लिए बात की थी, आपने वोट अगर डालनी है उसके लिए बात की थी कि मिनिमम एज कितनी चाहिए, मिनिस्टर बनने के लिए एज कितनी चाहिए, MP बनने के लिए एज कितनी चाहिए, प्रेसिडेंट के लिए एज कितनी चाहिए, है ना, इवन IAS बनने के लिए एज कितनी चाहिए, इसकी बात की थी। बट जब यहाँ पे बात करते हो तो इसमें एज कोई नहीं दी हुई। सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए कोई एज की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके। तो इसमें रिक्वायरमेंट क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, कोई PFI नहीं होना चाहिए, सिटीजन ऑफ OCI नहीं होना चाहिए, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं होने चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। सेकंड, हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट में या तो जज होंगे या सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट के जो जज होंगे मिनिमम 5 साल उन्होंने अगर हाई कोर्ट में जज के बतौर एक्सपीरियंस किया है या मिनिमम 10 साल एज अ एडवोकेट हाई कोर्ट में काम किया है, तो वो एलिजिबल होंगे आपके सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए। अंडरस्टूड। और थर्ड ऑप्शन रहता है कि अगर प्रेसिडेंट की नजरों में अच्छे हैं, सिंपल, कि अगर एक्सीलेंट है, एक्सीलेंट ज्यूरिस्ट है इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट, तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए एलिजिबल है। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है या मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू बी अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट। अंडरस्टूड। अब आप टेक्निकली देखो
एक आदमी अमूमन अपना 12th करके या जब भी करके लॉ क्लियर करेगा, है ना, लॉ क्लियर करने के बाद जुडिशरी के एग्जाम देंगे। तो जुडिशरी के एग्जाम देने के बाद अगर आप जज लग भी जाते हो, मान लो लेट अस सपोज 22 या 23 साल की उम्र में, तो 28 साल तक तो आप वैसे ही जज रहोगे हाई कोर्ट में। 28 के 30 भी हो सकते हैं, 32 भी हो सकते हैं। अगर आप एडवोकेट बने तो भी ले देंगे 30-32 का 10 साल का एक्सपीरियंस रहता है। तो इस वजह से यहाँ पे एज प्रिस्क्राइब नहीं की है। हो सकता है कई 15 साल के जज बन के बैठे पर उनका नंबर नहीं आया, बट कोई 5 साल में भी अगर जज बन के उसमें इतना दिखता है कि कैलिबर या कुछ है, या फॉर एग्जांपल कल को सुप्रीम कोर्ट में कुछ निकलती हैं कि आपने हाई कोर्ट से जज लाने हैं, तो 5-5.5 साल का जो हाई कोर्ट के जज होंगे और जो 15 साल के होंगे वो सिमिलर ही होंगे फॉर देयर अपॉइंटमेंट, किसी का भी हो सकता है। ओके, तो हमने यहाँ पे मिनिमम की बात की है और एज क्यों नहीं दी उसके बारे में बात की है। ओके, तो ये सिंपल आपको पता लग गया क्वालिफिकेशन का। अब रही बात ओथ एंड अपॉइंटमेंट्स की, ये भी सिंपल है। ओथ आपको पता होगा कि जब एक चीफ मिनिस्टर इलेक्ट होता है तो उसे गवर्नर ओथ देता है उस स्टेट का, है ना। इसी तरह से जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसे ओथ प्रेसिडेंट देता है। इवन चीफ जस्टिस के साथ जितने भी जजेस होते हैं उनको ओथ हमारे प्रेसिडेंट देते हैं। अंडरस्टूड? होता क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, बट जो रिमेनिंग जजेस होते हैं वो प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिलके करता, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट बट ऑन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को लगाया जाता है जो कि 30 हैं और ये 1 है, तो मिलके 31 बन जाते हैं। ओके, मींस 31 के 31 जजेस की अपॉइंटमेंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब ही हैं। क्लियर है? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रेसिडेंट ही चीफ जस्टिस को करते हैं, प्रेसिडेंट प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं मिलके जजेस को। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन की कंसल्टेशन काफी जरूरी है। अपॉइंटमेंट के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने अपॉइंटमेंट को लास्ट में लिया है। इसके ऊपर अलग से हम बात करेंगे। तो ये बेसिकली आपको टर्म याद रहे कि चीफ जस्टिस और प्रेसिडेंट का मिलके जजेस को अपॉइंट करने का एक सिस्टम है। ओके, अब रही बात रिमूवल की, तो रिमूवल में भी कोई एज लिमिट नहीं है कि 5 साल के लिए आप रहेंगे, जज 10 साल के लिए रहेंगे या 2 साल के लिए। तो टेन्योर तो इनका फिक्स नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। जैसे मंत्रीज का रहता है, गवर्नमेंट्स का रहता है कि 5 साल मिनिमम चाहिए, पंचायत का रहता है, हर चीज का टेन्योर रहता है। सिर्फ इनका जजेस का टाइम नहीं है कि किसी का टाइम फिक्स नहीं है 5 साल, 2 साल, 4 साल। सिर्फ और सिर्फ इसमें एज लिमिट 65 ईयर्स की दी हुई है। अंडरस्टूड? कि 65 ईयर्स की आपकी एज हो तो आप रिटायर हो जाओगे, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट में हो चाहे आप हाई कोर्ट में हो। ओके, तीसरी चीज ये कैसे जा सकते हैं, तो प्रेसिडेंट को राइट कर दें कि आई एम रिमूविंग या वीआरएस जिसको कहते हैं कि अपने आप को वीआरएस ले लें, रिटायरमेंट वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस, या वो खुद रिटायर हो जाए, उनकी एज आ जाए। तीसरी चीज होती है कि पार्लियामेंट में भी उनको कर सकते हैं। जैसे इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट हमने सुना था कि पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकती है किसी ग्राउंड पे। इसी तरह से जो थर्ड ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन हो गया बाय राइटिंग टू प्रेसिडेंट, सेकंड हो गया बाय लॉ, रिटायरमेंट आ गई, थर्ड हो गया करेंगे उनको प्रेसिडेंट ही बट रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट रिकमेंड करेगी। सबसे बड़ी चीज, तो पार्लियामेंट रिकमेंड करने के लिए 2 ही आपके रीजंस बनते हैं, या तो प्रूव मिसबिहेवियर, कोई गलत किया उन्होंने, कहीं गिल्ट बिहेवियरल इशू रहा हो, करप्शन इशू रहा हो, कुछ भी रहा हो, तो प्रूव मिसबिहेवियर। सेकंड वन इज इनकैपेसिटी, मींस इनकॉम्पिटेंसी, कि उस पोस्ट को हैंडल करने के लिए अभी वो इतने कॉम्पिटेंट नहीं है। तो ये ग्राउंड रहते हैं जिसमें पार्लियामेंट इनको रिमूव कर सकती है, ठीक है। अब पार्लियामेंट को रिमूव करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए दोनों हाउस में। ऐसा नहीं है कि लोकसभा में ही चाहिए, लोकसभा प्लस राज्यसभा, क्योंकि तभी पार्लियामेंट बनेगी आपकी, है ना। जहां पे नाम पार्लियामेंट आ गया मींस बोथ द हाउस। तो स्पेशल मेजोरिटी सबको याद होगा, स्पेशल हमने मेजोरिटी पे एक अलग से लेक्चर इसीलिए लिया था ताकि आगे वो टर्म्स आए तो आपको दिमाग में रहेगी स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है। स्पेशल मेजोरिटी दोनों हाउस में आएगी तो आपके पार्लियामेंट की रिकमेंडेशन जाएगी प्रेसिडेंट के पास कि आप इन्हें हटाइए, कि पार्लियामेंट ने मेजोरिटी दे दी है। और इन ग्राउंड पे ये या तो वो मिसबिहेवियर प्रूव हुआ है या ये, तो जैसे इनकी रिकमेंडेशन आएगी प्रेसिडेंट देखेगा और प्रेसिडेंट को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ओके, और अभी तक फिलहाल ऐसा कोई रिमूव नहीं हुआ है जज, ये मैं वैसे बता दूं आपको। सिर्फ एक वी रामास्वामी थे सुप्रीम कोर्ट में, जिनके टेन्योर की बात करें 1991 से 1993, इनके अगेंस्ट पार्लियामेंट में ऐसी मेजोरिटी की बात हुई थी, इवन मेजोरिटी आ भी गई थी, बट ये रिमूव नहीं हुए थे। इनके अगेंस्ट इम्पीचमेंट का प्रोसीजर चला था, अभी तक कोई भी जज सुप्रीम कोर्ट में रिमूव नहीं हुआ है। ओके, हाँ, रिटायरमेंट और रिटायरमेंट से तो हुआ ही हुआ ऑब्वियसली, बट जो थर्ड स्टेप है इसके थ्रू कोई भी जज रिमूव नहीं किया गया अब तक।
इंपॉर्टेंट टर्म रहती है जजेस के टाइप, वो इतना मेजर नहीं है बट मुझे लगता है कि आपको पता हो जब हम जजेस की स्पेशली डीप बात कर रहे हैं। तो जजेस आप सबने सुना होगा, परमानेंट जज रहते हैं, अडोक जज रहते हैं, रिटायर्ड जज रहते हैं, 3 रहते हैं। अब परमानेंट तो जो है वो तो अपने रेगुलर जज हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो काम कर रहे हैं, जिनकी जॉब है बेसिकली ये उन्होंने अभी नहीं अटेन किया है, ये नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ, तो बेसिकली रेगुलर काम कर रहे हैं। सेकंड आ जाते हैं अडोक जज। अडोक जज कौन से होते हैं? ये बेसिकली जज होते हैं जिनकी आप ये कह सकते हैं कि जैसे हमारे यहाँ 30 जजेस की वो है स्ट्रेंथ है, तो 30 में लेट अस सपोज 25 ही रह गए, 5 एब्सेंट हैं, इल हैं, आ नहीं सकते, मेडिकली अनफिट हैं, तो जैसे यहाँ पे शॉर्टेज हो जाती है तो चीफ जस्टिस जो होते हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेसिडेंट से रिकमेंडेशन लेते हैं। प्रेसिडेंट से रिकमेंडेशन लेने के बाद किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से रिकमेंडेशन लेते हैं, तब वहां के जज को चीफ जस्टिस जब हाई कोर्ट के और प्रेसिडेंट इनको अप्रूवल दे देते हैं, तो जिस हाई कोर्ट के जज सुप्रीम कोर्ट में आके टेम्परेरी काम करते हैं उन्हें कहा जाता है एडहॉक जज। अंडरस्टूड? टेम्परेरी जज कि 5 दिन, 1 महीना, 6 महीने के लिए अगर आए हैं, तो वो कौन से होते हैं? जो हाई कोर्ट में सिटिंग है बट ऑन रिकमेंडेशन या थ्रू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आफ्टर रिकमेंडेशन फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट चीफ जस्टिस एंड प्रेसिडेंट, वो टेम्परेरीली काम देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, उन्हें कहा जाता है एडहॉक जज। और इनको एंटाइटलमेंट जितनी भी मिलती हैं सारी रेगुलर जजेस के बराबर मिलती हैं, जो भी उनके अलाउंस रहते हैं, जो भी उनको बेनिफिट्स मिलते हैं, वो सभी रेगुलर जज के बराबर मिलते हैं। ओके, रही बात रिटायर्ड जज की। अब रिटायर्ड जज वो होते हैं जिन्हें जो ऑब्वियसली रिटायर हो चुके हैं, जिनकी एज क्रॉस हो चुकी है 65 प्लस, बट इन्हें भी चीफ जस्टिस रिकमेंडेशन के ऊपर वापस कुछ टेम्परेरी, कुछ केस या कुछ कमीशन के तौर पे अपॉइंट कर सकते हैं। और ऑब्वियसली जब यहाँ पे ऑलरेडी रिटायर है तो चीफ जस्टिस किसी हाई कोर्ट के तो जरूरत ही नहीं है, तो सिर्फ यहाँ पे प्रेसिडेंट की रिक्वायरमेंट रहती है, प्रेसिडेंट इनको अप्रूवल देते हैं, देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी भी रिटायर्ड जज को उठा के अपने सुप्रीम कोर्ट में कोई हियरिंग करवा सकते हैं या किसी कमीशन के बिहाफ पे कोई केस चला सकते हैं। ओके, बट इनको जो भी एंटाइटलमेंट इनके रहते हैं अलाउंस का या पर्क्स और बेनिफिट्स जो मिलते हैं वो इन्हें नहीं मिलते हैं। अंडरस्टूड? ये सिर्फ और सिर्फ काम करने आता है और काम करके ही चले जाते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी जजेस की टाइप, बेसिकली नाम से भी पता लग रहा है, तो मुझे उम्मीद है आप समझ आ गया होगा। तो अब जो लास्ट रहता है वो रहता है अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सबसे इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें काफी क्लोज है। फर्स्ट ऑफ ऑल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपके अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट साहब, है ना, और प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं बाकी जजेस को ऑन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कि किसे लाना चाहिए, किसे नहीं लाना चाहिए। क्लियर है? तो अभी अगर बात करें जजेस की अपॉइंटमेंट की, तो बेसिक आपको क्लियर है कि चीफ जस्टिस और प्रेसिडेंट मिलके आपके रिमेनिंग जजेस को अपॉइंट करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, है ना। तो इनमें ही काफी चीजें हुई, करना प्रेसिडेंट नहीं है, बट कुछ लोग ऐसे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सलाह के बिना कर ही नहीं सकते। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह लिए बिना प्रेसिडेंट भी कर सकता है। चीफ जस्टिस को मिनिमम 2 जजेस की राय लेनी चाहिए अपने साथ वालों की, कि फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट ने अपॉइंट करने जज, तो चीफ जस्टिस अपने 2 सीनियर मोस्ट जजेस टोटल 3 के साथ मिलके कोई नाम देगा प्रेसिडेंट को कि इस जज को आप हाई कोर्ट से उठा के यहाँ लाओ, या फिर जो 2 की कंसल्टेशन है चीफ जस्टिस की वो 4 की होगी। चीफ जस्टिस 4 सीनियर मोस्ट लीडर के साथ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस 4 सीनियर मोस्ट जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के साथ डिस्कस करके रिमेनिंग जजेस को अपॉइंट करें। ऐसे काफी हियरिंग चली। तो इसके बाद हुआ क्या, 99th अमेंडमेंट एक्ट आया 2014 में, उसमें NJAC 2014 ने एक एस्टेब्लिश की, मींस नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। अंडरस्टूड? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ये इस एक कमीशन, एक अपॉइंटमेंट कमेटी का गठन हुआ 2014 में। मींस कि ये कमेटी डिसाइड करेगी कि किस जज को लाना है, किस जज को नहीं लाना। कंसल्टेशन छोड़ो, कंफ्यूजिंग करना ही नहीं। एक अपीलिएट अथॉरिटी बना दी कि NJAC जो जिस जज को अपॉइंट करेगी वो जज आपका सुप्रीम कोर्ट में एक्टिंग जज आ जाएगा। ओके, बट अगले ही साल 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल और वॉइड डिक्लेयर कर दिया और कह दिया कि जो पहले सिस्टम था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
प्रेसिडेंट ऑन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 अदर जजेस, जो नाम आएगा वही आपके जजेस आएंगे सुप्रीम कोर्ट में। अंडरस्टूड? ये मैंने आपको समझाने के लिए बड़े छोटे में बता दिया, अदरवाइज आप, मैं सलाह दूंगा कि इसके बारे में पढ़ना जरूर आप, क्योंकि अपने आप में बहुत ही बड़ा, आई थिंक 1 या 2 पेजेस का तो इसका आर्टिकल ही होगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हियरिंग आई, कैसे सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा डिसीजन लिया, किस बिहाफ पे लिया, तो जरूर पढ़ना। इसमें मेजर बताने वाला था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन 2014 में आई थी 1999 अमेंडमेंट एक्ट के साथ, ये आपसे पूछ सकते हैं। ओके, अब इसी के साथ चीफ जस्टिस की बात करें, चीफ जस्टिस और प्रेसिडेंट ही लाएगा क्योंकि उनके बीच में कुछ है ही नहीं। बट 1950 से 1973 में जो सीनियर मोस्ट जजेस हुआ करते थे वो चीफ जस्टिस बनते थे। फॉर एग्जांपल 10 जज हैं तो 10 को अगर मैं क्रोनोलॉजी में लाऊं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सीनियरिटी, तो अपने आप ये एक फर्स्ट चीफ जस्टिस, वो रिटायर तो सेकंड चीफ जस्टिस, थर्ड चीफ जस्टिस, समझ रहे हो, ये क्रोनोलॉजी बन गई कि हमने एक्सेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लगा दिया, उनके आगे उनकी एज लगा दी, फिल्टर लगाया कि असेंडिंग ऑर्डर में लाओ, तो अपने आप एक लिस्ट बन गई कि इनके बाद ये आएंगे, इनके बाद ये आएंगे, इनके बाद ये आएंगे। ये चला आपका 1950 से 1973 तक। बट 1973 में मिस्टर ए एन रॉय, 1977 में मिस्टर एम यू बेग, इन्होंने सीनियरिटी को तोड़ दिया। बेसिकली इन्होंने नहीं तोड़ा, गवर्नमेंट ने तोड़ दिया, और इन्होंने सुपरसीड कर दिया अपने 2 या 3 सीनियर्स को, कि ऐसे मानो कि अगर 1 2 3 4 5 ये चीफ जस्टिस हैं, इसके बाद इन्होंने बनना तो इनकी जगह इनको बना दिया, ये आगे यहाँ 5 पे और 2 3 4 नीचे चली गई। समझ रहे हो? एक बार 1973 में ये चीज हुई और एक बार 1977 में ये चीज हुई, जो कि बहुत गलत हुआ। इसके बाद सेकंड जजेस केस है 1993 में, ये आप जब पढ़ेंगे इसमें तो इसमें टोटल 4 जजेस केस हैं, 4 जजेस केस। जो 4th केस था उसकी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने उसको मैंडेटरी कर दिया था मानना, और जो सेकंड जजेस केस था 1993 में, दो इसी के कुछ साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि ये सिस्टम को तोड़ो, गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती और सीनियरिटी ही मेंटेन रहनी चाहिए। उसके बाद से जो भी चीज हमारे सीनियरिटी के बेसिस पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आप ये कह सकते हैं, अपॉइंट होते हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट था और मैं जरूर समझूंगा कि आपको समझ आया। तो इतना इस साइड कुछ नहीं है, इस साइड आपको समझ आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। ये वाली चीजें भी आपको समझ आ गई होंगी। पढ़ने के लिए अगर आपने रिवाइज करना है तो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस जरूर पढ़ें, एनजेएसी जरूर पढ़ें, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट थ्रू रिमूवल ऑफ जजेस बाय द प्रेसिडेंट थ्रू पार्लियामेंट, ये जरूर पढ़ें। 2 चीजें आपने जरूर पढ़नी है, एक ये और एक ये अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, अदरवाइज इसका इतना रेलेवेंस नहीं है। ये पढ़ने का कारण सिर्फ यही है कि आपके माइंड में एक बार बेसिक क्लियर हो, ताकि हम जब हाई कोर्ट की और रिमेनिंग कोर्ट्स की बात करें तो इसका मैं रेफरेंस आपको काफी जगह दूंगा। ठीक है, तब आपको डाउट ना हो। अंडरस्टूड? तो इसी के साथ हम खत्म करते हैं। और मैं लास्ट में एक और चीज बताना चाहता हूं जो मेरे ख्याल से हमारी स्टार्टिंग में रह गई थी, कि अगर मैं वैसे बात करूं, आपने ना सिंपल समझना है, चीजों को ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना। हमारे हेड कौन रहते हैं? हमारे हेड रहते हैं प्रेसिडेंट, है ना? सुप्रीम हेड हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। समझ रहे हो? इसी के साथ प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं गवर्नर को स्टेट के और यूटीज के, है ना? और इसी के साथ ही आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जाता है। तो बेसिकली ये बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। सुप्रीम कोर्ट जो है डायरेक्टली लिंक विद प्रेसिडेंट है, और यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट इनकी रिमूव करके जो 4 जजेस की केस को सुप्रीम कोर्ट ने बेस मान के अपॉइंटमेंट फिक्स की थी, इसीलिए की थी कि ताकि इनका इन्वॉल्वमेंट ना रहे, इंडिपेंडेंसी मेंटेन रहे सुप्रीम कोर्ट और बेसिकली जुडिशरी के अपॉइंटमेंट में। समझ रहे हो? तो आप देखो, प्रेसिडेंट का डायरेक्ट लिंक है सुप्रीम कोर्ट के साथ, प्रेसिडेंट का डायरेक्ट लिंक है गवर्नर के साथ, प्रेसिडेंट का डायरेक्ट लिंक है पीएम के साथ। तो देखा जाए अगर एक बॉस है और उसके नीचे 3 उसको डायरेक्ट रिपोर्टिंग है, बेशक डिपार्टमेंट कोई भी देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं एक ही लेवल पे फॉल करते हैं। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी है और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की ऑलरेडी पावर ज्यादा रहती है।
बट अगर मैं वैसे सीनियोरिटी बात करूं तो प्रेसिडेंट के नीचे ही तीनों आती हैं, और इन तीनों में इनका बेसिकली आपस में इंटरलिंकिंग फिर भी है, बट ये सुप्रीम कोर्ट तो बिल्कुल ही फ्री है। बात करें तो उनकी डायरेक्ट प्रेसिडेंट से ही डीलिंग है और किसी से नहीं है, ठीक है। इवन गवर्नर और स्टेट के आप कह सकते हैं कि चीफ मिनिस्टर के साथ भी पॉलिटिकल लिंक रहते ही हैं कि उनकी ओथ होगी, रिमूवल हो गया, मेजोरिटी शो करना हुआ, बट इनके यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं एक इक्विवेलेंट ही है। तो आप इससे उम्मीद कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कितनी हाई अथॉरिटी है, समझ रहे हो। तो चलिए खत्म करते हैं, काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया। तो इसी के साथ वीडियो खत्म करता हूँ, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। तो प्लीज़ इस चीज़ों को रिवाइज जरूर कीजिए ताकि आपके माइंड में अच्छे से चीज़ें बैठ जाए। अंडरस्टूड। तो इन दी एंड थैंक यू एंड जय हिंद।